इस चैनल में जो संधि का प्रकरण पढ़ रहे हैं, उस संधि के प्रकरण में व्याकरण शास्त्र का जो प्रकरण चल रहा है अभी, वो संधि चल रहा है। और संधि के प्रकरण में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं, स्वर के बाद में हम व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं, और व्यंजन संधि के बाद में जो प्रकरण हमारा जो संज्ञा का जो संधि का प्रकरण आगे चल रहा था, वो था हमारा विसर्ग। और देखिए विसर्ग संधि हमने जो इसकी परिभाषा बताई थी कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन जो होता है वह विसर्ग संधि होती है। परिभाषा बड़ी सिंपल ही है और बड़ी साफ और सूत्री परिभाषा है कि स्वर के बाद में स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि होती है, और व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होती है। इसी प्रकार विसर्ग के स्थान पर मतलब पर एक पूर्व पद होता है, एक होता पर पद। पर जो पूर्व पद होता है, पहले वाला पद होता है, जो प्लस के पहले वाला पद होता है, जो धन के पहले वाला पद होता है, वो तो विसर्ग होना ही चाहिए। उस विसर्ग के स्थान पर अगर कोई पद आदेश हो रहा है या विसर्ग चेंज हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर या तो आ रहा है स, या आ रहा है रे, या आ रहा है उ, जो भी कुछ आ रहा है विसर्ग के स्थान पर, तो वो संधि क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। मतलब कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात यह है कि विसर्ग के अंदर भी, विसर्ग के अंदर ही परिवर्तन होगा और कहीं परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होना ही, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होना ही विसर्ग संधि कहलाती है। ये परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए हम पहले पढ़ रहे थे कि जहाँ पर संधि करने पर गुण आदेश होता है वहाँ संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। इसी प्रकार हमने पढ़ा वृद्धि आदेश होने पर वृद्धि संधि थी, यण आदेश होने पर यण संधि थी, इच्छु आदेश होने पर इच्छुत्व संधि थी, जस जहाँ पर आदेश हो रहा था वो जसत्व संधि थी, जहाँ पर इष्टु आदेश हो रहा था वो इष्टुत्व संधि थी, और जिस संधि में चर आदेश हो रहा था वो चरत्व संधि थी, जिस संधि में स आदेश हो रहा था, विसर्ग के स्थान पर स आ रहा था, वो सत्व विसर्ग संधि थी। और आज हम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर र आना संधि कौन सी होगी? रुत्व संधि। विसर्ग के स्थान पर रू हो जाना, विसर्ग के स्थान पर रू हो जाना संधि कौन सी होगी? रुत्व विसर्ग संधि। तो जहां पर विसर्ग के स्थान पर रू होता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग क्या हो गया? स्थानीय। स्थानीय पद का मतलब अपना स्थान छोड़ना। तो इस संधि में अपना स्थान कौन छोड़ेगा? विसर्ग। इसलिए हम विसर्ग को क्या कहेंगे? स्थानीय। जो पद अपना स्थान छोड़ता है उसे स्थानीय कहते हैं, और जो छोड़े गए पद के स्थान पर आता है उसे हम आदेश कहते हैं। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर आदेश कौन हो रहा है? रू। कौन हो रहा है? रू। तो रुत्व संधि में, रुत्व संधि में आदेश वर्ण कौन सा होता है? रू होता है। और रुत्व संधि में स्थानीय वर्ण कौन सा होता है? विसर्ग होता है। कौन सा होता है? विसर्ग। अब देखिए ध्यान से, आज का जो हमारा ये चैप्टर है बड़ा ही अच्छा है, और मैंने लगभग YouTube पर बहुत सारे चैनल में ये संधि देखी है, बहुत सारे में देखी है, लेकिन मुझे लग रहा है जो चीज़ मैं आज बताऊंगा शायद किसी भी चैनल में, किसी भी संधि के वीडियो में पूरी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो किसी में भी नहीं मिलेगी। ये मेरा 100% का दावा आपका, चाहे आप ढूंढ के देख लेना। अगर कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिसके अंदर मैं जितनी बातें आज इस रुत्व संधि के अंदर बता रहा हूँ वो किसी में भी नहीं मिलेगी। हर संधि का वीडियो मैंने देखा, मैंने कम से कम 50 वीडियो मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे 50 वीडियो में वो चीज़ नहीं मिली जो आपको आज इस संधि के वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ये गारंटी है मेरी। आपसे कहीं भी उठाकर कोई चैनल देख लेना, कोई ग्रंथ देख लेना, वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए देखो इसकी परिभाषा भी लंबी है, इसमें नियम भी खूब सारे आएंगे, क्योंकि लोग देखो हर किसी चीज़ को बताते अपवाद बता देते हैं। अपवाद कोई होता नहीं है, उसको अपवाद बना दिया जाता है। अपवाद कोई चीज़ होती नहीं है, उसको अपवाद बना दिया जाता है। हमारे यहाँ अपवाद कोई नहीं है, कोई अपवाद की चीज़ नहीं है। हम जो आज पढ़ाने वाले हैं रुत्व संधि में, इसके चीज़ का एक एक नियम है, एक एक परिभाषा है, एक एक सूत्र है।
ऐसे सूत्र जो अष्टाध्यायी में नहीं दिए हुए हैं, फिर भी हमने उन सूत्रों को बनाया है ताकि ये संधि आपके समझ में आ जाए। और ये निश्चित है कि संधि पढ़ाते पढ़ाते आपके ये संधि कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि मुझे पता शुरू में आप कंफ्यूज जरूर होगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं, जब लास्ट के उदाहरणों में आएंगे तब ये संधि बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको पैदा नहीं करेगी, ये मुझे पता है। तो देखिए, आज की संधि का नाम हमारा है रुत्व विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या है? रुत्व विसर्ग संधि। हम संधि का नाम लिखते हैं, संधि का नाम होगा आपके रुत्व विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या होगा? रुत्व विसर्ग संधि। ये हमारे संधि का नाम में लिखा हुआ है कि रुत्व लिखा हुआ है, तो त्व अगर हम हटाएंगे, इश्चुत्व में हम त्व हटा रहे तो संधि कौन सी बन रही थी? इश्चु बन रही थी। तो जहां पर इश्चु के लग गया त्व, वो संधि थी इश्चुत्व। जहां पर स के लग गया त्व, वो संधि सत्व थी। तो इसी प्रकार जहां पर रू के लग गया त्व, तो वो संधि कौन सी है? रुत्व संधि है। अर्थात जिस पद में रू की भागीदारी होती है, जहां पर रू आदेश हो रहा है, वह संधि कौन सी है? रुत्व। देखो, जहां पर इश्चु आदेश हो रहा था, हमने व्यंजन संधि पढ़ी है, तो जहां पर इश्चु आदेश हो रहा था वो इश्चुत्व संधि थी। जहां पर इष्टु आदेश हो रहा था वो इष्टुत्व संधि थी। जहां पर चर आदेश हो रहा था वो चरत्व संधि थी। जहां पर जस आदेश हो रहा था वो जस्त्व संधि थी। और जहां पर रु आदेश हो रहा है वो रुत्व संधि है। क्लियर? अब देखिए, इसके एक एक चीज, एक एक नियम, जितने नियम समझ में आ सकते हैं आप समझिए, पूरे नियम आपके समझ में आएंगे। पहले इस संधि का सूत्र क्या है? देखिए, इस संधि का सूत्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संधि का जो सूत्र है वह स सजुषो रु। संधि का सबसे पहला सूत्र कौन सा लिख रहे हैं? सजुषो रु है, ये इसका सूत्र है। और ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र है। सूत्र कौन सा है? 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां नंबर का सूत्र है। कौन सा? स सजुषो रु। मिल गया। तो यहां पर 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र है। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये इसका सूत्र अष्टाध्यायी में इसी पेज पर मिलेंगे। इस ये अध्याय है, ये पाद, और ये सूत्र नंबर 66 है। कौन सा? स सजुषो रु है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन गया हमारे कंपटीशन में, रीट में। देखिए, संधि हमारी जो चल रही है वो कंपटीशन लेवल की भी चल रही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तो वही है। अब एनसीईआरटी सीबीएसई ये हम नहीं कहते, क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो संधि दी हुई है हमारे राजस्थान शिक्षा बोर्ड में, वो संधि सीबीएसई बोर्ड से बहुत ही कहीं हाई लेवल की होती है हमारे। अगर राजस्थान बोर्ड की संधि समझ में आ गई तो सीबीएसई बोर्ड की संधि तो बहुत ही तुच्छ लेवल की होती है, आराम से समझ में आएगी। इसलिए सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों से मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने राजस्थान बोर्ड की संधि समझ ली है तो सीबीएसई बोर्ड की संधि आप चुटकियों में कर लोगे। इसलिए इस संधि को ध्यान से देखना है। कौन से बच्चे? सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे। मुझे पता है सीबीएसई बोर्ड में संधि पढ़ाते हैं, लेकिन उतने नियम नहीं बताएंगे जितने मैं आपको बता रहा हूँ। आपके आराम से समझ में आएगी ये चीज़, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखे हैं वो सीबीएसई बोर्ड के कम से कम 25 वीडियो देखे हैं जहाँ संधि का पूरा सत्यानाश किया गया है। मतलब आपको बिल्कुल उसमें क्या तोड़ मोड़ के बताया, मुझे कुछ पता नहीं उसका तो, लेकिन आप ध्यान से देखिए इस चीज को। स सजुषो रूह में दिया हुआ है कि स के बाद में और सजुष के बाद में, तो यहाँ पर स कौन सा हो गया? दंती स हो गया, ये सकार हो गया। और सजुष में सजुष में जो अंतिम वर्ण कौन सा आता है? 2 पद इसमें देखो आप। एक तो पद कौन सा हो गया? स, और एक पद कौन सा हो गया? सजुष। ये पद हो गए। तो यहाँ पर जो स आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सकार वाला स। यहाँ पर जो स आ रहा है वो कौन सा कहेंगे? ये हो गया दंती वाला से, ये हो गया मूर्धन्य से। समझ गए आप? दोनों से हैं। अगर इन पदों के बाद विसर्ग आए, इन पदों के स्थान पर क्या है? विसर्ग आए, अर्थात मतलब ये पद अंतिम पद हो, ये सकार अंतिम पद हो, जिस पद का जो हम पद बना रहे हैं उस पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ये स। ये अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ये स। सजुष का अंतिम वर्ण देखो, सकार तो सकार हो गया, ये तो सकार ही है, लेकिन सजुष एक शब्द है। इस सजुष शब्द में अंत में क्या आना चाहिए? मूर्धन्य से आना चाहिए। अगर इनके बाद में अगर हमारे खर प्रत्याहार के अलावा हमने सत्व संधि पढ़ी है, और सत्व संधि के अंदर हमने बताया कि खर प्रत्याहार सत्व के अंदर आता है, तो यहां से हम केवल खर प्रत्याहार के वर्ण निकाल देते हैं।
कौन से वर्ण निकालेंगे? खर प्रत्याहार के वर्ण निकालेंगे। तो खर प्रत्याहार में क्या क्या चीजें आती है? खर प्रत्याहार में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के स। तो यहां पर पहला दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए और तीनों प्रकार के श नहीं आना चाहिए। मतलब यहां पर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, चाहे ए हो चाहे दीर्घ आ हो, कुछ भी हो सकता है, और य व र ल हो सकता है। मतलब निकला क्या है यहाँ पर केवल एक ही चीज निकली है, पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के स, वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन स के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो इन स दोनों स के स्थान पर क्या हो जाएगा? रु आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रु आदेश हो जाएगा। इतना देखो, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं, जितना मैं समझा रहा हूं उतने समझते रहिए। दोबारा देख लो, किसी भी शब्द के बाद में क्या होना चाहिए? ये मैं लिख देता हूं स, यहां पर ये स, ये सकार का स हो गया। किसी पद के अंत में आना चाहिए। पद के दे ध्यान रखना, पद, और पद किससे बनता है? पद बनता है शुभ तिङंतम पदम, जो मतलब विभक्ति में बनाते हैं उस विभक्ति का जो होता है वो पद होता है। राम को पद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें शुभ तिङंतम पदम के अनुसार हमें इसमें सु लगाना पड़ेगा, प्रत्यय। तो देखो राम में सु प्रत्यय लगाया, तो देखो इस जो सु लगाया हुआ हमने यहाँ पर, इस सु में इत संज्ञा किसकी होती है? उ की इत संज्ञा होती है। ये बिल्कुल पाणिनि के अध्याय में लिखा हुआ है। उ की क्या होती है? इत संज्ञा। जब उ की इत संज्ञा होती है तो इससे बनने वाला पद कौन सा होता है? जब हमने सु में से उ निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बच गया? रामस बच गया। तो ये एक रामस, रामस क्या हो गया? रामस एक पद है। देखो कंफ्यूज में और बताऊंगा आपको सूत्र, उनसे भी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है ये चीज। रामस हो गया। इसी प्रकार अगर कवि है, कवि को अगर पद बनाना है, कवि को अगर संस्कृत का पद बनाना है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम? सुप्रत्याहार लगाएंगे। तो जो सुप्रत्यय लगाएंगे, शुभ तिङंतम पद वाला सुप्रत्यय लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा? कविषु। अब इस सु में से इत संज्ञा किसकी होगी? उ की इत संज्ञा होगी। जब उ की इत संज्ञा होगी तो यहाँ पर क्या बचेगा? कविश। क्या बचेगा? यहाँ पर कविश बचेगा। तो रू में जो उ की इत संज्ञा होगी और इत संज्ञा होकर के उ का तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और बचता क्या है? से। क्या शेष रहता है? रू में उ की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, और क्या शेष बचता है? केवल स शेष बचता है यहाँ पर। तो कविश हो गया। इसी प्रकार रामस हो गया। इसी प्रकार लगाओ हरिय में लगा दो, हरीश होता है। तो ये एक पद बनता है, क्योंकि यह लिखा हुआ ना स अंत में, तो देखो स अंत में है। और सजुष शब्द के अंदर अंत में क्या होना चाहिए? षटकोण वाला स होना चाहिए। और आगे क्या होना चाहिए? प्रत्येक पद का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर य व र ल हो सकता है, या फिर कोई भी स्वर हो सकता है। इस सूत्र में कहीं नहीं बताया गया। जो मैं एक सूत्र बताऊंगा आपको, और उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। लेकिन ये चीज समझना है, क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये चीज लिखी हुई है। तो जो चीज लिखी हुई है वो चीज लिखी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूं एक बार। तो इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? इस प्रकार का स होना चाहिए। इस प्रकार के स के बाद में क्या होना चाहिए? इस प्रकार के स के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ण होना चाहिए। य व र ल हो सकता है, और कोई भी स्वर हो सकता है। स्वरों में नहीं, दीर्घ होना चाहिए, एक ह्रस्व होना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकता है। उस स्थिति में यहाँ पर इस स के स्थान पर क्या बनेगा? रु आदेश होगा। स वहां से चला जाएगा और स के स्थान पर आदेश कौन होगा? रु होगा। ये मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये पहले मैं चीज पूरी समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा उदाहरण समझाऊंगा जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसका देखो उदाहरण मैं पूरा करके बताऊंगा, ध्यान से देखना। आपको इसके अनुसार समझ में आई, ठीक है? नहीं अपने पास में एक चीज और है, रास्ते अपने पास बहुत है। जिस रास्ते से आप समझना चाहो उस रास्ते से हम आपको समझा सकते हैं। अब देखिए, हमने ले लिया माली संधि के, ले लिया कवि। ये हमने क्या ले लिया भाई? ये तो क्या हो गया? कवि। और इसमें हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है? शुभ तिङंतम पद में शुभ प्रत्यय लगा दिया, और यहाँ पर ये क्या लगा दिया? प्लस हो गया। और इसके बाद हमने लगा दिया इधर इदम। क्या लगा दिया हमने? इदम। स्वर ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर, या ले लिया अयम ले लिया, कवि धन अयम, क्योंकि कवि पुल्लिंग शब्द है तो हम अयम ले लेते हैं यहाँ पर। फिर हमने यहाँ क्या ले लिया है? अयम ले लिया, कबीर अयम है। तो अयम हो गया। अयम इदम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है अयम, पुल्लिंग शब्द है ये। और कवि, अब देखिए हमने जैसा समझा है कि कवि में तो क्या आ गया? कवि आ गया। सु में इत संज्ञा किसकी होगी? उ की इत संज्ञा होगी। जब ई की इत संज्ञा होती है, बच्चों ध्यान से देखो, अगर सु में
ऊ की इत संज्ञा होती है तो शेष क्या रहेगा, स रहेगा। ये हमने शेष क्या लिख दिया, स लिख दिया। अब यहां पर क्या बच गया, यहां पर आ गया अयम। क्या आ गया, अयम। अब ये पद क्या हो गया, कविश हो गया। और हमने इस सूत्र को पढ़ा है, स जब अंत में हो तो स के स्थान पर क्या होता है, रु आदेश होता है। स के स्थान पर आदेश क्या होता है, रु आदेश होता है। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, कवि का ले लिया, कवि, और स के स्थान पर आदेश क्या हो गया, रु आदेश हो गया। इधर क्या हो गया, अयम। क्या हो गया, अयम। अगला हम लेते हैं, अगला स्टेप क्या आएगा, कवि का कवि हो गया। अब रु, जिस प्रकार से सु के अंदर ऊ की इत संज्ञा हुई थी, जिस प्रकार से सु में ऊ की इत संज्ञा हुई थी, उसी प्रकार से जब हमारे जो रू आ रहा है उस रू के अंदर भी ऊ की इत संज्ञा होगी, ऐसा अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। चाहे आप खोल के देख सकते हो, ऐसा जो संस्कृत का संविधान है उस संविधान में लिखा हुआ है कि यहाँ पर स के स्थान पर क्या आएगा, रू आएगा। और रू में जिस प्रकार से इस सु में ऊ की इत संज्ञा हुई थी, इसी प्रकार से रू में भी रू की क्या होगी, रू में ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी। जब रू में ऊ की इत संज्ञा होती है तो यहाँ पर शेष क्या बचता है, रे शेष बचता है, रे शेष बचता है। आगे क्या आ गया, इधर अयम, इधर क्या आ गया, अयम आ गया। अब देख समझ बैठ गया आपके, पहले ये सु था, सु प्रत्यय का सु था, सु से क्या बच गया, से। यहाँ से कैसे बचा, सु में ऊ की इत संज्ञा होगी इसलिए यहाँ पर से बचा। तो से के स्थान पर सूत्र के अनुसार क्या गया, से सजुसो रू। से के स्थान पर सजुस के स्थान पर अगर हो तो क्या आएगा, रू। हमने रू ले लिया। रू में ऊ की इत संज्ञा होगी तो क्या बच गया, रे। अब इनको मिलाना है, कुछ नहीं करना। और कवि का हो गया कवि, रे कहाँ जाएगा, एम ए, तो संधि क्या बनेगी, कविरयम। संधि क्या बनेगी, कविरयम। ये तो हमारा पहला चीज थी, ये हमारी पहली चीज थी। इसके अनुसार हमने क्या समझा है, इसके अनुसार हम इतना समझा अभी तक कि कवि जो शब्द है इसमें जो सु प्रत्यय लगाया हमने, उस सु प्रत्यय में स आ गया, ऊ की इत संज्ञा होगी। और जब ऊ की इत संज्ञा होगी तो यहाँ पर स शेष रह गया। और सूत्र के अनुसार स सजुसो रू के अनुसार स के स्थान पर क्या आना चाहिए था, रू आना चाहिए। सजुस के बाद में क्या आना चाहिए, रू आना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, स, तो स के स्थान पर कौन आ गया, रू। तो जिस प्रकार से सु में ऊ की इत संज्ञा हुई है, उसी प्रकार रू में इत संज्ञा किसकी होगी, ऊ की होगी। जब ऊ की इत संज्ञा होगी तो यहाँ पर कौन सा बच गया, रे हलंत बच गया, अर्धमात्रिक बच गया। जब रे बच गया तो रे किसके अंदर मिलेगा, एम ए, क्योंकि अक्षर है वामतः गति, अक्षर की गति आगे होती है हमेशा ही। तो ये हो गया कवि का कवि, रे कहाँ जाएगा, एम ए बन गया, रे बन गया पूरा, और यहाँ हो गया कविरयम। ये पहली चीज, ये पहली चीज है। इससे आगे की चीज, इससे आगे की चीज क्या होगी, इसकी आगे की चीज देखने के लिए हम देखते हैं आगे। अब देखो, अभी तो इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे एक नई चीज और देखते हैं और उसको भी समझने में आपकी बहुत ही आसानी होगी। वो चीज मैं आपको भी बताता हूँ। वो चीज देखो ध्यान से, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको तो आप उतार तो लेना, इसे मैंने बताया वैसे ही। अब आपके समझ में कैसे सरल आएगी ये मुझे पता है। ये चीज कईयों के समझ में आ गई, अच्छी बात है, कईयों के नहीं है, और ज्यादा अच्छी बात है। अब जो चीज बताऊंगा उसके अनुसार सबके समझ में आएगी ये चीज। ये हमने लिख दिया इतना, इसको यहाँ से मैं साफ करता हूँ। अब देखिए, मैं एक चीज आपके सामने और लिख देता हूँ। वो चीज क्या है, वो चीज देखो, ये हमने पढ़ी है पाणिनि के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार पढ़ी है। और अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने अनुसार पढ़ा हूँ आपको। इसमें किस प्रकार रुत्व संधि बनेगी, तो देखिए हमने एक रुत्व में एक चीज ले ली, हम सूत्र लेंगे हम, इचो असी विसर्ग से स्थानीय रेफ है। एक सूत्र लेते हैं हम, इचो असी, ध्यान से देखना इसको, इचो असी विसर्ग से स्थानीय, विसर्ग से स्थानीय, विसर्ग से स्थानीय रेफ है। तो रेफ का मतलब होता है रे आदेश हो जाना। रेफ का मतलब क्या होता है, रे आदेश होना। अब इस सूत्र को बड़े ध्यान से देखो, इस सूत्र में तो आपकी संधि फिट कंप्लीट सीधे दिमाग के अंदर छपेगी संधि, ये निश्चित है, देख लेना आप। इचो असी विसर्ग से स्थानीय रेफ है, ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ सूत्र है, इचो असी विसर्ग से स्थानीय रेफ है। ध्यान से लिखना, क्योंकि मैं नियम भी लिखाऊंगा सूत्र के अलावा। इस सूत्र को आप कंप्लीट लिख लो, अंडरलाइन कर लो, और अलग पेन से लिखो ताकि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। रेड पेन से लिख लो, ग्रीन से लिख लो, ब्लैक से। इचो असी विसर्ग से स्थानीय रेफ का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, कितना बढ़िया सूत्र है ये। इच, इसमें प्रत्याहार कौन सा है, इच प्रत्याहार, और प्रत्याहार कौन सा है, असी प्रत्याहार।
इतनी बढ़िया चीज़ है ये, इतनी शानदार चीज़ है, शायद किसी ग्रामर की किताब में आपको ये नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। इचो असी, इच प्रत्याहार है, मैं ले लेता हूँ अलग अलग। ये प्रत्याहार कौन सा हो गया? इच प्रत्याहार हो गया। ये प्रत्याहार कौन सा हो गया? अशी प्रत्याहार हो गया। और रेफा में से कौन आ गया? रे। अब देखिए आराम से आपके समझ में आने वाली चीज है, ये लिख दी मैंने पूरी चीजें कंप्लीट। ध्यान से देखो, इच ये आ गया, ये आ गया, इचो का यहाँ पर क्या आ गया? इचो का यहाँ पर आ गया इचे है। क्या आ गया यहाँ पर? मैं अलग अलग चीजें लेता हूँ। ये कौन आ गया? इचे है। ये कौन आ गया? अस प्रत्याहार। अब इचे में प्रत्याहार कौन सा है? इचे के अंदर प्रत्याहार ले लिया हमने इच, असी के अंदर प्रत्याहार कौन सा हो गया? असी। और ये कौन हो गया? रे। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। देखिए ध्यान से, इच असी में कौन सी विभक्ति है? जब सूत्र लिखा हुआ था इचो असी, उस असी में विभक्ति कौन सी है? असी के अंदर विभक्ति है सप्तमी। और हम पढ़ते आए हैं कि सूत्र में जहां पर सप्तमी विभक्ति होती है वो पद कहाँ होता है? सूत्र में जहां पर सप्तमी विभक्ति होती है वो पद हमेशा पर होता है, आने पर बाद में होता है वो पद हमेशा। हमेशा पूर्व पद में कौन सा होता है? जहां पर षष्ठी पंचमी होती है। तो यहाँ पर देखो ये लगा हुआ, तो ये पद तो कौन सा हो गया? पूर्व पद है। और यहाँ सप्तमी लगी हुई है, ये पद कौन सा हो गया? पर पद। और जो आदेश होना है वो क्या है? रे। क्या आदेश होना है? रे। किसके स्थान पर? विसर्ग से स्थानी। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए चीज। अब आपको कोई कंफ्यूज दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। पहले क्या आएगा? इच। इच एक प्रत्याहार है, हम वहां से लेंगे। हमने महसूस सूत्र लिख दिया यहाँ पर, इसमें से लेंगे इच प्रत्याहार। तो ये तो इच प्रत्याहार हो गया। इधर कौन आ रहा है? अश। अश प्रत्याहार हम वहां से लेंगे, ये बाद में आएगा। और विसर्ग के स्थान पर बनेगा क्या? रे। क्या बनेगा? रे। संधि कौन सी होगी? रुत्व विसर्ग संधि होगी। अब इच, जो इच लिखा हुआ इच को ले आते हैं हम, तो इच को लाने के लिए हम कहां से आएंगे? देखो ई से आएंगे। ए गया, क्या ए आएगा? इच प्रत्याहार में वर्ण कहां से कहां तक आएंगे? इच प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो ई से शुरू होंगे और च तक आएंगे। कहां से शुरू होंगे? ई से शुरू होंगे। तो जब ई से शुरू होंगे इसका मतलब कौन नहीं आ रहा है? ए तो नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको मत आने दो। ई च तक आएगा, तो ई से लगाकर क्या आ गया? चे। क्लियर है बिल्कुल? ई से लगाकर च तक आ गया, तो कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ण हो गए। मतलब पूरे स्वर हो गए ए के अलावा। ए नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? ए नहीं आना चाहिए। पद का ए नहीं आना चाहिए, पद नहीं होना चाहिए। अब देखो, खैर फिर लिख देता हूं ये चीज आपको। इधर क्या हो गया? स्वर है। कौन कौन से स्वर हो गए? ई हो गया, ई के बाद में ऊ हो गया, ऊ के बाद में री हो गया, री आएगा ना, फिर री के बाद में ये आ गया, री के बाद में री स्वर आ सकता है। री के बाद में क्या लो आप? ए ले लो, ए के बाद में ओ ले लो, ओ के बाद में आई ले लो, और आई के बाद में औ ले लो। ये पूरे कंप्लीट स्वर हो गए। अस प्रत्याहार में कौन कौन सी चीजें आ गई? अस प्रत्याहार में शुरू कहां से करेंगे हम? ऐसे शुरू करेंगे। और कहां तक आएंगे हम? अस प्रत्याहार में ऐसे शुरू करेंगे और स तक आएंगे। कहां तक आएंगे? स तक। कहां कौन सा आएगा? जब गर्दश वाला से, ये स यहां तक आएगा। ये देख लीजिए। तो अब ध्यान से देखो, जब ये चीजें आ गई तो कितनी क्लियर हो गया कि इसमें खर प्रत्याहार नहीं आया। इसमें कौन सा प्रत्याहार नहीं आया? खर प्रत्याहार नहीं आया। खर प्रत्याहार का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और क्या? तीनों से। देखो ये हमारा यही खत्म हो गया था। ये कौन कौन से वर्ण हैं? ये दूसरे वर्ण हो गए, ये पहले वर्ण हो गए, ये पहले वर्ण हो गए, ये स हो गया। ये याद हो गया? कंप्लीट है। और ये इधर हल वाला क्या हो गया? हल। तो शुरू कहां से हो गया? शुरू हो गया यहां से हो गया खर प्रत्याहार में। जो अस प्रत्याहार जो लिख रहा हमने अस लिखा है, तो शुरू कहां से हो गया? ऐसे शुरू हो गया और कहां तक आ गया? स तक। अब रही बात हल की, जो हल देखो यहां तक हो गया भाई, जो हमारा प्रत्याहार था खर प्रत्याहार में रह तक हो गया। अब ये चीज बच गई, तो इसमें कौन बच गया? है। तो है तो हमारे इधर आ गया। कितनी बढ़िया बात है ये भाई। कई लोग कंफ्यूज होते, सर आपने बता दिया कि अस प्रत्याहार में ऐसे लगा करके स तक है, और बाकी आपने बता दिया खर प्रत्याहार। मैं कह रहा हूं इतना पूरा का पूरा खर प्रत्याहार में ये था, कैसे लगा के रह तक था। लेकिन अस में जो ये है, जो बाकी रह गया था सूत्रों के, क्योंकि न तो देखो ये खर में आया, खर में ये है नहीं आया, खर में ये है नहीं आया, ठीक है, और अस में ये है नहीं आया। फिर ये है गया कहां? ये है यहां आ गया, अस में आ गया। समझ गया बिल्कुल बात? तो ये हमने बातें लिख ली। तो यहां पर कौन कौन से वर्ण आगे देख लो, सरल बात है। पूरे स्वर आ गए,
यहाँ पर ए भी आ गया, सब आ गए। अस में ऐसे शुरू होकर के कहाँ तक आ गया, से तक। तो मतलब पूरे के पूरे स्वर आ गए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ गया, और यवरल है भी आ गया, यवरल है भी आ गया। क्लियर बात है आराम से। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कंप्लीट कोई भी स्वर आ सकता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ सकता है, और ये आ सकता है, वह आ सकता है, रे आ सकता है, ले आ सकता है, और ये आ सकता है। ये लो जी, ये बिल्कुल ही क्लियर होगी तुम्हारा काम बिल्कुल। इधर केवल ए नहीं आना चाहिए, इधर केवल पहला दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, पहला दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहला दूसरा वर्ण कहाँ आ चुका, पहला दूसरा वर्ण आ चुका आपके सत्व संधि में आ चुका। बिल्कुल ये नहीं कि एक पटरी पे दो रेलगाड़ी नहीं चल सकती तो नहीं चल सकती, उनके लिए ट्रैक बदलना होगा। हमने ट्रैक बदला है, और एक ट्रैक जो पहले दूसरे वर्ण का जो ट्रैक था वो हमने सत्व के लिए छोड़ दिया। अब जो सत्व के लिए छोड़ दिया तो दूसरा जो ट्रैक खाली है उसमें हमने कौन ले आए, अस प्रत्याहार ले आए। संधि कभी नहीं टकराएगी। रेलगाड़ी एक पटरी पर आकर के एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन हमारी संधि का एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। हमने संधियां बनाई ऐसी है, पाणिनि ने संधियों का निर्माण ऐसे किया है, पाणिनि ने संधियों का निर्माण ऐसे ही किया है। तो अस प्रत्याहार कहीं भी एक ट्रैक पर नहीं चलेगा। अस प्रत्याहार अपना अलग है, सत्व अलग आ गया, तो खर अलग हो गया, तो यहाँ पर खर नहीं है। अब ध्यान से देख लो, ईश प्रत्याहार में इधर कौन हो गया, अब नियम में लिखाऊंगा, देखो आपको अभी इधर समझ गया आप क्या क्या आ रहे हैं, ए के अलावा सब आ रहे हैं। इधर क्या क्या आ रहे हैं, इधर पहला दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, बाकी सब कंप्लीट, और तीनों से नहीं आ रहे हैं। पहले दूसरे वर्ण के अलावा और तीनों स के अलावा इधर स्वर भी आ रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ रहा है, यह रल भी आ रहा है, भी आ रहा है। बनेगा क्या, रे। किसका बनेगा, विसर्ग का बनेगा। किसका बनेगा, विसर्ग का बनेगा। कंप्लीट बात है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो, अब चीज जो देख रहे हैं यहाँ पहले है विसर्ग, विसर्ग के बाद में ये आ रहा है, इसके बाद में ये आ रहा है, और विसर्ग यहाँ से कैंसिल होगा। जब यहाँ पर विसर्ग आ गया, इसके बाद में ये पहले, फिर यहाँ बीच में क्या आ गया, विसर्ग, विसर्ग के बाद में ये चीज आ रही है, तो विसर्ग यहाँ से कैंसिल होगा, और विसर्ग के स्थान पर जो चीज आएगी वो क्या होगा, फिर रे आदेश हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको जो चीजें लिखा रहा हूँ लिखो, देखो आप, मैं ध्यान से एक एक चीज बता रहा हूँ आपको कि ये समझ में आ गई। अब यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, क्या नहीं आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ए नहीं आना चाहिए। ध्यान से, बाद में कंफ्यूज मत हो जाओ, इसलिए मैं ये चीज पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही, ए नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ए कौन सा आ सकता है, ये भी एक गली खुली रखी है हमने। यहाँ पर ए कौन सा आ सकता है, उसके लिए यहाँ पर लिख लो बच्चों, आराम से लिख सकते हो तुम। ए कौन सा आ सकता है, यहाँ पर ए आ सकता है कौन सा, अव्यय। अव्यय का ए आ सकता है, और ऋकारांत संबोधन, ऋकारांत संबोधन पद आ सकता है। बस इनका ए यहां पर आ सकता है, इनका ए यहां पर अलाउ है, ये अलाउ है। बाकी किसी शब्द का ए अलाउ नहीं है। यहां पर राम है, राम का ए नहीं आ सकता, यहां पर राम का ए नहीं आ सकता, यहां पर श्याम का ए नहीं आ सकता। ए किसका आ सकता है, अव्यय पद का। अब अव्यय पद का मैं बता दूं कैसे। अव्यय पद के में कौन कौन से आ गए, जैसे लिख दिया मैंने प्रातः है, तो प्रातः पद नहीं है, प्रातः अव्यय है। प्रातः क्या है, अव्यय। न तो कोई शुभ दिगंतम पदम वाला, न तो लकार में चलता है, न शब्द में चलता है। तो ये अव्यय किस में आ सकता है, अव्यय का ए यहां पर आ सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ नहीं। ऋकारांत, ऋकारांत का संबोधन किस में आता है, ऋकारांत का संबोधन आता है हे पिता है, हे पिता के पितृ हैं। देखो पिता शब्द होता है, वो पिता शब्द क्या है, पितृ होता है, तो ऋकारांत शब्द है। इस ऋकारांत शब्द का संबोधन यहां पर आ सकता है। ये चीज मैं कह रहा हूं किसी भी जगह नहीं बताई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। यहां पर ए कोई नहीं आ सकता, लेकिन ए कौन सा आ सकता है, केवल अव्यय पद का ए आ सकता है। जैसे प्रातः है, जैसे पुनः है, पुनः है तो पुनः अवयव है, प्रातः अव्यय पद है, तो अव्यय पद का ए यहां पर आ सकता है, और ऋकारांत का ए यहां पर आ सकता है। तो देखो ध्यान से, मैं चीज लाइन बोल रहा हूं कि यहां पर रू में जो रे है, रे के ठीक पहले कौन है, ए नहीं आ सकता, और इधर आ भी नहीं है। जब ए नहीं इधर आ भी नहीं है, तो ए और आ दोनों नहीं आ सकते। लेकिन ए कौन सा आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें न तो ए है इधर, न इधर आ है, दोनों नहीं आने चाहिए। लेकिन हमने ये बताया कि ए कौन सा आ सकता है, तो ए केवल यही आ सकता है, या तो अव्यय का आ सकता है,
और एक पिता है। हम लिख रहे हैं पिता में, देखिए आप पिता शब्द की संबोधन में क्या होता है, हे पिता है। तो पिता में देखो इस तय में कौन सी मात्रा है, इस तय का विच्छेद करेंगे तो तय आएगा, तय के बाद में ए आएगा, ये ए। तो ये ए किसका है, ये जो ए दिया हुआ है ये ऋकारांत शब्द है, ऋकारांत शब्द के संबोधन का, वो भी संबोधन का। राम है तो राम का संबोधन क्या होता है, हे राम है, लेकिन राम ऋकारांत नहीं है, राम शब्द ऋकारांत नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। अगर आएगा तो किसका आएगा, ऋकारांत का ही आएगा। ये आएगा तो किसका आएगा, अव्यय पद का आएगा। किसका आएगा, अव्यय पद का आएगा। समझ गए आप। अब देखिए इसमें एक चीज और बिल्कुल समझ, अब पूरे मैंने नियम बताए, पूरे नियम मैंने बता दिए, कहीं भी कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, केवल हमें सूत्र उदाहरण समझने हैं। एक बार मैं और बता देता हूं आपको, यहां पर क्या क्या आ सकता है, केवल यहां पर ए और आ नहीं आएगा, पूरे स्वर आएंगे। आ गया समझ में। विसर्ग के पहले देखो नाम से हो, यदि विसर्ग के पहले ए और आ के अतिरिक्त, पहला नियम क्या हो गया कि विसर्ग के पहले ए और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है। क्योंकि देखो ध्यान रखना, विसर्ग होता ही कहाँ है, स्वर के बाद में, निश्चित सी बात है। तो विसर्ग के पहले स्वर कौन सा हो सकता है, ए और आ के अलावा, ए और आ के अलावा। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, या विरल हो सकता है। क्लियर बात, कंप्लीट हो चुकी। अब दूसरा नियम में क्या लिखेंगे कि विसर्ग के पहले ए अगर हो तो कौन सा हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि विसर्ग के पहले ए और आ के अलावा, विसर्ग के पहले ए और आ के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, या विरल हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले ए हो तो कौन सा ए हो, यदि विसर्ग के पहले ए हो तो वह अव्यय पद का ए हो सकता है, या ऋकारांत का संबोधन हो सकता है। क्योंकि 8th में 9th में ऋकारांत शब्द खूब पढ़े आपने, हे माता है, हे पिता है, हे भ्राता है, यही होंगे इसमें। अब उस स्थिति में संधि बनाने पर, अगला पॉइंट क्या होगा, तो उस स्थिति में संधि बनाने पर विसर्ग के स्थान पर रे आदेश होगा। ये चीज कहीं भी नहीं बताएंगे, चाहे आप कहीं भी देख सकते हो। ये दावा है बिल्कुल, और ये 100% का दावा है। दावा ऐसे नहीं होते, 100% का दावा है। 101% का अगर कोई दावा करता है तो साहब 101% का दावा करने वाला तो आदमी झूठा है। हम 101% दावा नहीं करते हैं, लेकिन 100% दावा करते हैं कि ये चीजें, ये नियम कहीं भी नहीं बताई जाएंगी कि यहाँ पर ए होगा तो ए कौन सा होगा, और ये सूत्र कहीं भी नहीं आएगा। जो रूल लगा कर छोड़ देंगे उसे समझ में नहीं आएगी, दिमाग में कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होगा। और ये सूत्र आराम से समझ में आ जाएगा। विसर्ग के पहले ए और आ के अलावा सब कुछ हो सकता है स्वर। विसर्ग के बाद में पहला दूसरा वर्ण छोड़ दो केवल, तो तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है। ये इधर कौन कौन सा वर्ण हो सकता है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, कोई भी स्वर हो सकता है, या विरल हो सकता है। इधर क्या हो सकता है, इधर ए और आ के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। अगर ए आए, आ नहीं, अगर ए आए तो कौन सा आएगा, अगर ए आए तो अव्यय पद का ए आ सकता है, या संबोधन ऋकारांत संबोधन का शब्द आ सकता है। वहां पर विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाएगा। नियम कितने बड़े हैं, आराम से समझा दिए। छोटी सी बात हो गई है, छोटी सी बात ये है कि इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, और विसर्ग के स्थान पर होगा क्या, रे। तो जहां पर रे आदेश होता है वो रुत्त विसर्ग संधि होती है, जहां पर रे आदेश होता है वो रुत्त विसर्ग संधि होती है। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान से एक एक चीज देखनी है आपको, मतलब कंफ्यूज वाली बात नहीं है। आदत एक बार पड़ जाती है, वो आदत खराब ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं आदत ये रखना कि इधर क्या चीजें आएगी, इधर क्या चीजें आएगी। आदत सूत्र को रटने वाली आदत ज्यादा नहीं करना, सूत्रों को केवल समझना है, सूत्रों को केवल समझना है। तो देखिए जो हम बता रहे हैं आदत वाली बात, कि गांव में क्या होगी, एक थोड़ी सी बात बता देते हैं कि गांव में क्या है, बारात आई हुई थी, और बारात आ गई, दूल्हा कहाँ बैठा हुआ था, घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा हुआ था। और ताजुब की बात होगी, चलो दूल्हा घोड़ी पे बैठा हुआ था, और अपने तोरण के टाइम, जो तोरण का टाइम होता है उस टाइम वो सब लोग नाच रहे थे, दूल्हा घोड़ी बैठा हुआ था। लेकिन ताजुब यहाँ हो गया कि उस दूल्हे को रस्सियों से सबने पकड़ रखा था।
मतलब दूल्हे को रस्सियों से बांध करके एक रस्सी उधर पकड़े, एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, मतलब 5-6 लोग उसको रस्सियों से जकड़ कर घोड़ी पर बैठा रखे थे। तो भाई पूछ लिया, भाई पहली बार देखिए ऐसी चीज़ कि दूल्हा घोड़ी पर बैठा रस्सियों से बंधा हुआ, तो पूछ लिया भाई साहब कि ये दूल्हा है या इस दूल्हे की आपने तोरण निकाल रहे हो या उस दूल्हे को झांकी बना रखे हो। तो गांव वालों ने जो उसके साथ में आई थी, दूल्हे के साथ बाराती आई थी, वो क्या बोल रहे हैं कि साहब थी तो ये दूल्हा ही, झांकी तो ये अपने कर्मों से बन गया, इसके कर्म ऐसे ही हैं कि इसको झांकी बनाना पड़ा। भाई ऐसा क्या कर्म हो गए? तब मालूम पड़ा कि वो दूल्हा बनने से पहले शादी विवाह में क्या करता, शादी विवाह में पैसे चुगने का काम करता था। तो साले कर्म फुटे ने उसने जैसे घोड़ी पर बैठाया था वहां से, तो वहीं से दूल्हा उतर के घोड़ी पर पैसे चुगने लग गया। तो वहीं इस लोगों ने उसको रस्सी से जकड़ दिया, न कि पैसे उठाने लग जाइए, क्योंकि लोग शादी में उछालते पैसे। तो 3 बार इसने पहले उतर करके पैसे चुगने स्टार्ट कर दिए। लास्ट के अंदर थक करके लोगों को उसको रस्सी से बांधना पड़ा और घोड़ी पर बैठाना पड़ा, न कि पैसे शायद लड़की घर जाने के बाद वहां पैसे चुगने बैठ जाए। तो ये आदत छूटने वाली चीज नहीं है, आदत होती बड़ी खराब ही है। एक बार क्या है कि एक होटल में जानते होटल खाना खाने की, एक बार होटल में 2 आदमी आए। हम क्या प्रचार में गए हुए थे बिल्कुल, तो हमने देखा 2 आदमी आए, आते उसने वेटर को कहा वेटर तुरंत 1 प्लेट चावल की ले आओ। तो वेटर गया और उसने 1 प्लेट चावल की ला करके उनके सामने रख दी। अब चावल की प्लेट रखी हुई थी, दोनों आमने सामने बैठ गए और 2 चम्मच रखी हुई थी। तो एक क्या करता है, उस चावल की प्लेट में से चावल को उठाता है चम्मच से और दूसरे के मुंह में फेंकता है। चावल को चम्मच से उठाता है और दूसरे के मुंह में फेंकता है। अब कुछ चावल उसके मुंह में जाते हैं और कुछ चावल उसके मूंछों में लग जाते हैं। 3-4 चावल मूंछों में भी लगे। फिर वो प्लेट में से चावल उठाता है और फिर उसके मुंह पर फेंकता है। और फिर क्या करता है, मुंह पर फेंकता है, फिर मूंछों के चावल उठाता है और फिर उसके मुंह में फेंकता है। ताजुब ये बात देखते देखते 10 मिनट हो गया। बार बार में चावल उसके मुंह पर फेंक रहा है, पहले उसके मुंह में फेंक रहा है, चम्मच से मूछे वाले चावल उतार रहा है, फिर मुंह के अंदर फेंक रहा है, फिर मूछों को साफ कर रहा है चम्मच से ही। ताजुब गजब बात है, पहली बार देखा कि लोग ऐसे भी चावल खाते हैं। दूसरा वाला भी ऐसे कर रहा था, वो अपनी चम्मच में चावल भर रहा था, दूसरे वाले के मुंह में डाल रहा था, फिर उसके मूछों के चावल साफ करता, फिर उसके मुंह में डालता। बाद मालूम पड़ा कि भाई साहब तुम ये चावल खा रहे हो या तमाशा कर रहे हो। तब मालूम पड़ा कि वो चावल कैसे खा रहे थे, उनकी आदत पड़ी हुई थी। वो कैसा, हम खा तो चावल ले रहे हैं, लेकिन हम चावल खाने के साथ हम क्या मजदूर हैं, तो चावल खाने के साथ साथ हम कारीगरी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम कारीगरी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मतलब चावल लगा रहे हैं, मूंछों पे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर वापस उसकी मुंह में डाल रहे हैं। उनकी आदत है, तो हम लिपाई पुताई का काम भी हम साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो जो चीजें होती हैं ये आदत पड़ने वाली, इनको छोड़ना जरूरी है। अब ध्यान से हमें देखना, आगे सूत्र हमें उदाहरण समझने हैं केवल ये। तो उदाहरणों को ध्यान से देखिए, उदाहरण हम समझेंगे। हमने नियम खूब देख लिए हैं और नियम आराम से आपके समझ में आ जाने चाहिए। अभी मैं लास्ट में एक बार और बता दूंगा नियम तो में, इसके और उदाहरण है हमें समझना जरूरी है, उदाहरणों को करना जरूरी है। तो उदाहरणों को करना जरूरी, तो देखिए उदाहरण पहला, उदाहरण बहुत सारे लिखेंगे हम, आप स्वर के उदाहरण भी देखेंगे, व्यंजन के उदाहरण भी देखेंगे, सब प्रकार के उदाहरण देखेंगे हम। तो उदाहरण पहला इसमें देखते हैं हम आपके, पितु है, क्या लिया हमने इधर, पितु है धन आज्ञा या पितु धन आदेश है, पितु धन आदेश है, ध्यान से देखना है। अब देखिए ये क्या है, विसर्ग। तो विसर्ग के पहले क्या है, तू, अरे तू नहीं है, विसर्ग के पहले ऊ है। विसर्ग के पहले क्या है, ऊ, तो नहीं बोलना है, क्योंकि तय तो आधा है, इस तय आधे में कौन लगा हुआ है, ऊ लगा हुआ है, हिर्ष में ऊ लगा हुआ है। ए तो नहीं है ना, अरे ए तो नहीं है, ए नहीं है यहाँ पर। इधर पहला दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, तीनों से नहीं होने चाहिए। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा, रे आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, रे आदेश होगा। ये क्या लिखा हुआ है देखो, अलग अलग देख रहा हूं मैं, पी के बाद में कौन आ गया, तय, तय में कौन है, ऊ के बाद कौन है, विसर्ग। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, जब ऊ आ गया, ए नहीं होना, हमने पढ़ा के ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा सब वर्ण है, ए और आ के अलावा सब वर्ण आ गए इधर। तो ए और आ के अलावा ऊ आ गया, तो विसर्ग की जगह क्या बन गया, विसर्ग की जगह बन गया रे। आगे कौन है, आगे है आदेश है, ये हो गया आदेश है। ये क्या हो गया, पी, ये कौन, तय, तय
में कौन लगेगा, ऊ, तो क्या बन जाएगा, पूरा बन गया। अब ये रे कहाँ जाएगा, रह जाएगा, अर्धमात्रिक है, तो अर्धमात्रिक होने का ना आगे जाएगा, तो रे आगे जाएगा आ में, तो क्या बनेगा, रा। संधि क्या बनेगी, पितुर आदेश है। कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और देखिए इसकी संधि स्वरों की देखते हैं पहले। स्वरों की देखिए आप, मातु है धन आज्ञा, मातु है धन आज्ञा, लीजिए माँ का माँ हो गया। अब यहाँ विसर्ग के पहले कौन है, तो ये कहना भूल जाओ। विसर्ग के पहले कौन है, विसर्ग के पहले कौन है, ऊ। कौन है, ऊ। हमें स्वर बोलना है, क्योंकि विसर्ग हमेशा स्वरों के पहले होता है, इसलिए ऊ बोलना है हमें। तो ऊ हो गया तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, रे। तो ये हमने कर दिया मातु का मातु, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर आदेश हो गया रे का, और रे के बाद में कौन है, रे के बाद में है इधर आज्ञा। लीजिए माँ का माँ हो जाएगा, तू का तू जाएगा, रे कहाँ जाएगा, आ के पास रा, और संधि क्या हो जाएगी, मातुराज्ञा। संधि क्या हो जाएगी, मातुराज्ञा। ये स्वरों के उदाहरण थे। ये किसके उदाहरण थे, स्वरों के उदाहरण थे। अब हम एक दो व्यंजन के उदाहरण भी देख लेते हैं। तो व्यंजन के उदाहरण क्या होंगे, व्यंजन के उदाहरण देखिए आप, क्योंकि इधर स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन व्यंजन किसी भी कंडीशन में पहला दूसरा वर्ण नहीं आएगा, तीनों से नहीं आएंगे, ये निश्चित है बात। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे बालक, हम इधर क्या दिया हमने, इधर कर दिया हमने, जैसे तो आएगा नहीं, मुनि लिख दिया हमने, क्या आएगा इधर, मुनि है धन गच्छति। देखिए ध्यान से क्या लिखा हमने, मुनि है धन गच्छति। अब देखो मुनि है, विसर्ग किसके पहले है, ई के पहले। विसर्ग किसके पहले है, ई के पहले। नियम बराबर चल रहा है हमारा, विसर्ग किसके पहले, ई के पहले विसर्ग है, ठीक है, ई के पहले विसर्ग है, और बाद में पहला दूसरा वर्ण तो नहीं है। बाद में ध्यान रखना है, पहला दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, ये वर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ चुके थे, ये हमारे आगे थे, किसमें, सत्व संधि में आगे थे। तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ क्या हो गया, रे हो गया, आगे कौन आ गया, गच्छति। आगे क्या हो गया, गच्छति। अब गच्छति आ गया, जब यहाँ पर ये है, अब इनको मिलाना है, बस कुछ नहीं करना। और तो मुंह का मुंह जाएगा, नी की जगह नी, रे बच गया, तो रे यहाँ से बनेगा रेफ, रेफ से ऊर्ध्व गति। रेफ होता है वो गति कहाँ करता है, ऊपर गति करता है, किसके ऊपर, आगे की तरफ करता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मुनिर्गच्छति। क्या बनेगा, मुनिर्गच्छति। तो देखिए आप, यहाँ पर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन पहला दूसरा नहीं आना चाहिए, तीनों से नहीं आने चाहिए। तो ये रे कहाँ जाएगा, वो हमेशा ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर स्वर आ गया तो रे स्वर के अंदर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर व्यंजन होगा, और व्यंजन भी कौन सा होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, या फिर ये वरल होगा, ये वरल है होगा, ये हो गए इतनी, तो ये रे अपना स्थान छोड़ के ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर स्वर हो गया तो ये रे स्वर के अंदर मिल जाएगा। संधि क्या बन गई, मुनिर्गच्छति। अब एक में अवयव का भी ले लेता हूँ आपके सामने। हमने स्वर का उदाहरण ले लिया एक, हमने व्यंजन का उदाहरण ले लिया एक, अब हम एक व्यंजन का अवयव का उदाहरण भी ले लेते हैं। भाई ए आता है तो कैसे आता है, तो देखिए ए आता है तो ले लिया हमने, यहाँ पर क्या ले लिया, हमने ले लिया इधर पिता है, क्या ले लिया हमने इधर, इसका ले लिया हम प्रातः है, क्या ले लिया हमने, प्रातः ले लिया। इधर कौन हो गया, एव। अब देखिए प्रातः में ए आ गया, आ रहा है, लेकिन ए क्यों आ गया, क्योंकि ये अव्यय था। क्या था ये, अव्यय था। देखिए हम एक संधि पढ़ेंगे, आगे उत्व पढ़ेंगे, तो उत्व में जहां पर ए आना चाहिए था, यहाँ ऊपर तो क्या आएंगे, ए आना चाहिए, लेकिन ये ए वाले जो अव्यय वाले ए है, ये वहां नहीं आएंगे। जो यहाँ आ रहा है वो उत्व में नहीं आएगा। तो देखो ये यहाँ पर ऊपर ए नहीं आ रहा चाहिए था, ऊपर वाले वो सर ए कहाँ आएंगे, वो अगली उत्व में आएंगे हमारे। और जो ए यहाँ आ रहा था, ये उत्व वाले में ये नहीं आएंगे। तो जो यहाँ आ रहे हैं वो वहाँ नहीं आएंगे, जो वहाँ आ रहे हैं वो यहाँ नहीं आएंगे। मतलब दोनों एक जगह नहीं बैठ सकते। ले लो आप, प्रातः का प्रातः हो गया, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे आदेश, रे के बाद में क्या आ गया, एव। संधि मिलाइए, क्या बन गया, प्रातः का प्रातः है, रे कहाँ जाएगा, ए में, और संधि क्या बनेगी, प्रातरेव। पुनः धन अपि, संधि लिख लो पुनः धन अपि। तो पुनः धन अपि के लिए क्या करना है, हम लिख दिया पुनः है, और पुनः के बाद में हमने क्या लिख दिया इधर, अपि। मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम क्यों कह रहे हैं ए नहीं आएगा, ए क्यों नहीं आएगा, ए आएगा, ए आएगा, लेकिन ए कौन सा आएगा, अव्यय का आएगा।
रिकारांत संबोधन का ए आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुनः का पुनः हो गया, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, रे, आगे कौन है, अपी। संधि मिलाइए, पू की जगह पू, न की जगह न, रे मिलेगा, रे अर्धमात्रिक है, एन मिलेगा तो रे बन गया, पूरा संधि क्या बन गई, पुनरअपि। संधि क्या बन गई, पुनरअपि। अब मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं, इनके आप ही करना है, और उदाहरण की आवश्यकता अगर आपको और हो तो मैं आपको उदाहरण और दे सकता हूं। एक बार मैं उदाहरण लेता हूं जिनका आपको बनाना है, समस्या कहीं भी नहीं होगी, संधि बिल्कुल ही सरल है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, कंफ्यूज ज्यादा होना नहीं है। तो उदाहरण देखिए, ऋषि धन वदति, उदाहरण ऋषि है, धन वदति, ये उदाहरण आप बनाएंगे, फिर अगर नहीं आता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, ऋषि धन वदति, बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा हूं मैं, हरे है, क्या लिखा है, हरे है धन जन्म है, हरे है धन जन्म है, कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखो, पितु धन इच्छा, क्या लिख रहा हूं मैं, पितु है धन इच्छा, इनका आपको बनाना है। फिर आगे देखिए आप, साधु धन गच्छति, क्या लिख रहा हूं मैं, साधु है धन गच्छति, साधु है धन गच्छति, लिख दिया मैंने। आगे प्रातः धन आपका ये हो गया, पिता है वंदे ले लो, ये हो गया पिता है धन वंदे। अब ध्यान रखना ये ए आ गया, लेकिन ए यहां पर कौन सा है, ये ऋकारांत संबोधन है, हे पिता है, क्लियर है बात। आगे देखो, मुनि है धन आगच्छति, मुनि है धन आगच्छति, आगच्छति मुनि आता है, आगच्छति का मतलब आता है, गम धातु होती है इसमें। मातु धन उपदेश है, मातु है धन उपदेश है, मातु धन उपदेश है, देख लिया आपने। आगे लक्ष्मी धन इयम, लक्ष्मी है धन इयम, उदाहरण खूब हो गए वैसे तो आपके, लक्ष्मी है धन इयम, लक्ष्मी धन इयम। आगे देख लो, और खूब सारे उदाहरण हो गए वैसे तो इनका, ये उदाहरण आपको कंप्लीट उदाहरण आपको देख लेने हैं। अब मैं दोबारा देख लो आप, क्या ऋतु संधि में इधर कौन सा पद है, पूर्व पद, इधर कौन सा पद है, परपद, मैं कौन हूं बीच के अंदर, प्लस, मैं धन का चिन्ह मान लो, मुझे आप धन का धन मत माना, प्लस का चिन्ह मान लो, लेकिन धन का चिन्ह ये ज्यादा है क्या, प्लस मान लो, मुझे बीच के अंदर प्लस मानोगे। इधर कौन है, पूर्व पद, पहला पद, मैं कौन होंगे, बीच में धन है, इधर कौन है, पर पद, तो इधर कौन होंगे, इधर कौन होंगे, इधर ए और आ के अलावा, ए और आ के अलावा जितने भी स्वर आते हैं वो इस तरफ होंगे, समझ गए आप। ए और आ के अलावा जितने भी स्वर होंगे वो इधर होंगे, 8 स्वर आ गए थे हमारे इधर। इधर कौन होंगे, इधर किसी भी वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का मान लो वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ये वर्ण है, और कोई भी स्वर इधर आएंगे। इतना क्लियर है। अब इधर देखो, इधर अगर ए आएगा तो, इधर अगर ए आएगा तो आएगा नहीं वैसे, लेकिन ए आएगा तो कौन सा आएगा, अव्यय पद का, कौन सा आएगा, अव्यय पद का ए आएगा, या ऋकारांत संबोधन शब्द का ए आएगा, ऋकारांत संबोधन शब्द का ए आएगा। तब दोनों पदों को मिलाने पर जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग कहाँ लगा होगा, इसके बाद में, इस स्वर के बाद विसर्ग लगा होगा, उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। अगर उस रे के बाद में स्वर आएगा तो रे कहाँ मिल जाएगा, स्वर के अंदर मिल जाएगा। और अगर रे के बाद में स्वर नहीं आ रहा है, रे के बाद में व्यंजन आ रहा है, तो रे ऊर्ध्व गति का मतलब इस व्यंजन वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी संधि कंप्लीट होती है, ये आपकी संधि कंप्लीट होती है। अब एक चीज अंत के अंदर जाते जाते मैं और सुनाई देता हूं आपको कि देखिए, इन सब जहां बातें आती हैं, लोग राजनेता राजनीति कहां कहां कर देते हैं, ये तो भारत की विशेषता है। मैं पहले बता सकता हूँ, भारत की जो राजनीति में जो नेता प्रतिपक्ष के मान लो या विपक्ष के मान लो या पक्ष के मान लो, नेता जो होते हैं वो 80% क्या 90% तो मान लो कैसे होते हैं, और 10% कैसे होते हैं। उन 10% के कारण ये देश चलता है।
अगर देश के नेता 100% सही हैं तो वापस भारत स्वर्ग बनाने में इस विश्व में किसी की ताकत नहीं है कि भारत वापस सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। लेकिन ये राजनीति के कारण भारत अपना वर्चस्व खो रहा है और दुनिया इसको आंख दिखाती है। इसके कारण इसके जो संविधान है, इसका जो गणतंत्र है वो लचीला है। यहाँ पर मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है, कई सालों तक केस चलता है और केस चलते चलते उन मुजरिमों पर सरकार गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है और पैसे खर्च करने के बाद एक दिन वो मुजरिम केस जीत जाता है। मतलब मुजरिम ने गुनाह कर दिया, उसने अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद सरकार उसको खाना खिला रही है, सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, सरकार उसको सुरक्षा दे रही है और कुछ दिनों बाद सरकार उसको बाइज्जत बरी कर रही है। तो ये थोड़ा कानून है। एक कानून आपने देखा होगा हैदराबाद के अंदर, कुछ महीनों पहले की बात है कि हैदराबाद के अंदर कुछ कानून के जो मुजरिम थे वो पकड़े गए और वहाँ पर एक पुलिस वाले की इतने बढ़िया तकनीक से उन मुजरिमों को किस प्रकार से दौड़ते हुए उनका एनकाउंटर करके उनको मार दिया गया था, उनको मार दिया गया था। वो कानून होना चाहिए, कानून को अपने हाथ में। अब उन्होंने मुजरिमों को मार दिया, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुजरिम यहाँ से चले गए। अगर वो उस दिन उनका एनकाउंटर नहीं करती है, उनको अगर नहीं मारा जाता तो आज इसके बाद में और कई घटनाएं पैदा हो चुकी होती, लेकिन उस एनकाउंटर करने के बाद कई घटनाएं रुक गई। कानून ऐसा ही होना चाहिए। धन्य है वास्तव में वो पुलिस ऑफिसर जिसने उनका एनकाउंटर किया है, सरकार ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मुजरिम भाग रहे थे बच करके तो एनकाउंटर कर दिया गया, बस। और होना ही चाहिए, यही आतंकवादियों में होना चाहिए, यही मुजरिमों में होना चाहिए, यही सजा देनी चाहिए। तो इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब क्या करते हैं, मोबाइल में लिखते हैं, इस मोबाइल की बात को बहुत आगे तक पहुंचाओ, आगे तक कितनी आगे तक पहुंचाओगे? आगे जो बेटे हैं उनकी भी आंखें बंद है और कान बंद है, कहां तक पहुंचाओगे इसको? जो आगे जहां तक हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो खुद ही कानों पर पट्टी बंधाए बैठे हैं और आंखों में और कानों में अपनी उंगलियां लगाए बैठे, रुई डाले बैठे हैं। तो न तो वो सुनेंगे न वो देखेंगे, कहां मोबाइल देखेंगे? और आपको पता है मोबाइल संसद में कई बार आ चुका है कि मोबाइल में, संसद के अंदर मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल में लोग क्या क्या संसद में देख रहे हैं बैठे बैठे। तो मोबाइल में जो उनको देखनी चाहिए वो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ हम भेज रहे हैं मोबाइल में वो चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। उनको पता इतना ही कि घर में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में। वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। अब अरब और इजराइल में क्या होता है ये सब जान चुके हैं। वहाँ पर तुरंत मुजरिम करते ऑन स्पॉट, सभी के सामने ऑन ग्राउंड में ला करके उनको फांसी दे दी जाती है ताकि उस डर से कोई दूसरा वो मुजरिम नहीं कर सके। तो इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में, यहाँ लिखने से मोबाइल में। और वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो सुरक्षित भारत की बेटियां इस देश में, और चाहते हो भारत की सुरक्षित भारत की बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। वो हैदराबाद में हुआ था, उसी स्टाइल में अरब और इजराइल में ये होता है और हमें वही हैदराबाद की स्टाइल लेनी पड़ेगी। तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में, जो होता है अरब और इजराइल में, जो होता है अरब और इजराइल में। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। अब आज की क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, वो तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। जितना मुझे बताना चाहिए था शायद मैं उतना बता पाया हूँ या नहीं बता पाया हूँ, ये तो आपके हिसाब से आप समझ सकते हो। नमस्ते संस्कृताय मित्रों, नमस्ते संस्कृताय।